आप सभी का टारगेट सेमेस्टर में एक बार फिर से मेरे तरफ से स्वागत है। स्वागत करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है कि आपका जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव है। ये आपका पहला पेपर नहीं होगा, कई सारे पेपर होंगे जिसमें आप ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, पढ़ा होगा, अनुमान लगा लिए होंगे प्रश्न कैसा आता है। ठीक है, और मैं आपसे बता दूं कि इस बार का जो ऑब्जेक्टिव है आप सभी का पहली बार है। मतलब पहली बार क्या, इस सेकंड सेमेस्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले जो पेपर होता था वो रिटन होता था। तो जो आपका सिलेबस पढ़ाया गया है उससे बाहर तो क्वेश्चन आना नहीं है। कवर ना आप कहेंगे मैम आपने पढ़ाया नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं, सिलेबस में जितना था उतना पढ़ाया गया है आपको। और जो क्वेश्चन है आपका वो प्रैक्टिस सेट एक तरफ से कह लीजिए, या फिर प्रैक्टिस के लिए आपको जो क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी तो उसको बस इतना मानिए कि एक अनुमान है कि प्रश्न ऐसा ही आ सकता है। मैं ये अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कहूंगी कि प्रश्न यही आएगा, क्योंकि परीक्षक तो पेपर तो मैं बना ही नहीं हूँ। पेपर जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के तो पेपर वो लोग बनाते हैं। तो बस मैं आज आप लोगों को जो प्रश्न कराऊंगी एक अनुमान के तौर पे कि प्रश्न कैसा बनता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के लिए ज्यादा पढ़ना होता है। ये आप सोचे कि आपके दिमाग में ऐसी अवधारणा है कि मैंने एक बार पढ़ लिया, अब मैम कुछ भी प्रैक्टिस कराएंगे प्रश्न वही आने हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि प्रश्न वही आएगा, लेकिन एक तरह से अनुमान है। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के लिए डिस्क्रिप्टिव को ज्यादा पढ़ना होता है, समझना होता है। अभी से आप आदत डाल लीजिए पढ़ने के लिए। बिना पढ़े, मैं आपसे बता दे रही हूँ, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसे आप बिना पढ़े, बिना रटे, बिना देखे, बिना समझे ये कहिए कि ऑब्जेक्टिव का सही ट्रिक लग जाए, सही टिक लग जाए, तो नहीं लग सकता। हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। जितना हम मेहनत पढ़ाने में करते हैं उतना ही आपको मेहनत पढ़ने में भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक बार पढ़ा दिया, आप वीडियो देख लिए, वो समझ में आ गया, प्रश्न हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं से आपकी शुरुआत है। आगे भी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ के जाओगे, आगे बढ़ोगे आप, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करनी है, पढ़ना है। पढ़ने से आप अपने आप को जी नहीं चुरा सकते। आज के डेट में क्या है, बच्चा कम पढ़ना चाहता है और ज्यादा नंबर लाना चाहता है। कम पढ़ करके कोई ज्यादा नंबर ला नहीं सकता है, फिर ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। आप पढ़ो, आपको अपनी टॉपिक समझ में आए। जब टॉपिक समझ में आएगी, चीजें समझ में आएंगी, तभी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जो जो कोर्स में आपको पढ़ाया गया है सिलेबस में, देखिए यूनिवर्सिटी में क्या है, आपको पढ़ा दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव वहां आपको नहीं मिलेगा कि कैसा आता है। आपको वहां पे प्रोफेसर टीचर जो भी हो, बस आपको पढ़ा देते हैं एक बार और कहते हैं कि बस इतने से क्वेश्चन आना, ये नहीं बताते कहाँ से आना है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो आप कर नहीं सकते हो। जरूरी नहीं है कि मान लीजिए गोरखनाथ आपके सिलेबस में है तो उससे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये थोड़ा है कि एक दो प्रश्न बनेगा, कहीं से भी वो प्रश्न, एक दो प्रश्न बन सकता है। उसके लिए आपको पूरा पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो कुछ भी होना नहीं है। तो चलिए आज हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं एक अनुमान के तौर पे कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। और मैं एक बार फिर आपसे कह देना चाहती हूँ कि परीक्षा में जाने से पहले अगर जो आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है तो पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ें। वीडियो नहीं पीडीएफ समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को आप देखें, पुनः अवलोकन करें, फिर उसके बाद आप परीक्षा में बैठें। कम से कम आपको ये ना लगे कि मैंने ये पढ़ा नहीं है। आपका जितना भी सिलेबस में था वो आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है पहला, पीताम्बर दत्त बड़थाल का जन्म कब हुआ? पीताम्बर दत्त बड़थाल जो गोरख बानी का संपादन उन्होंने किया है। पीताम्बर दत्त बड़थाल ने किसका संपादन किया है? गोरख बानी का। और गोरख बानी जो संपादन हो उसमें किन की रचनाओं का? गोरखनाथ के रचनाओं का संग्रह है, जिसमें उन्होंने गोरखनाथ के रचनाओं का, यानी जो गोरख बानी है गोरखनाथ के रचनाओं का इसमें संकलन मिलता है। ठीक है, और इसका संकलन किसने किया है? तो पीताम्बर दत्त बड़थाल ने। तो उनका पूछा जा रहा है जन्म कब हुआ।
और मैं आपको बता दूं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल डीलिट की शिक्षा यानी पीएचडी के पहले, भारत के पहले नागरिक हैं जिन्होंने हिंदी में या फिर साहित्य से पीएचडी किया। ठीक है, और किस पे किया? तो गोरखनाथ पे किया। किस पे किया? गोरखनाथ पे। मैं आपको यह भी बता दूं कि किसके अंडर में किया? तो श्याम सुंदर दास। ठीक है, वही श्याम सुंदर दास जो नागरी और प्रचारी के संस्था के संस्थापक हैं। ठीक है, और मैं आपको बताइए ना लगे आपको कि क्वेश्चन कहाँ है, आपको पढ़ाया गया, उनके बारे में परिचय भी दिया गया है, लेकिन एक बार जरूर आप नाथ संप्रदाय को पढ़ ले, देख ले, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको ये ना लगे कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न इनका है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल का जन्म कब हुआ है? तो आप पढ़े हैं 1901 ईस्वी में, 13 दिसंबर 1901 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल, ठीक है, यह मिसप्रिंट हो गया, मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग क्या कर लिया? अलग कर लिया। 84 सिद्धों के अंतर्गत गोरखनाथ आते हैं? नहीं आते हैं। जो उनके गुरु थे मच्छंदर नाथ, वो सिद्ध 84 सिद्धों में गिने जाते थे, लेकिन 84 जो सिद्ध संप्रदाय की जो विकृतियों के कारण कई सारा उसमें विडंबना और विकृतियां उत्पन्न हो गई थी, इसलिए आप देखेंगे गोरखनाथ ने अपना एक मार्ग अलग स्थापित किया और उसका नाम क्या था? गोरखनाथ पंथ था। ठीक है, उन्हीं के नाम पर पड़ा। और यह बात किसने कही? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि गोरखनाथ का समय जो है 845 किसने माना है? तो मैं आपको बता दूं कि राहुल संकृत्यायन ने 845 ईस्वी इनका समय माना है। चौथा क्वेश्चन है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख बानी, क्वेश्चन कहीं कहीं बानी है, ठीक है, गोरख बानी के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर जो गोरख बानी है संपादन किया था? आपने पढ़ा है। कितने ग्रंथों को? तो 14 ग्रंथों को। ठीक है, कितने ग्रंथों को मानकर? 14 ग्रंथों को मानकर गोरख बानी का संपादन किया है, और 14 ग्रंथ मैंने बताया भी था कि कौन कौन सा है। ठीक है, आपने पढ़ा है उसको। छठा क्वेश्चन है, गोरखनाथ के हठ योग पर किसका प्रभाव है? गोरखनाथ के हठ योग पर किसका प्रभाव है? तो आप पढ़ेंगे पतंजलि। इसका क्वेश्चन क्या होगा आंसर? पतंजलि का जो हठ साधना थी उसका प्रभाव गोरखनाथ पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के पदावली में कितने प्रकार के पद हैं? पद कौन कौन से हैं? जब आपको मैंने विद्यापति को पढ़ाया था तो उसमें जो पढ़ाया है मैंने, एक बार देखेंगे आप, उस पीडीएफ को देख सकते हैं या फिर उस वीडियो को आप एक बार पुनः अवलोकन कर सकते हैं कि कितने पदों का, कितने प्रकार के पद हैं। तो आप देखेंगे विद्यापति में राधा कृष्ण का तो पाया ही जाता है। बहुत सारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मारेंगे, मतलब डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे राधा और कृष्ण। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे शिव और विष्णु, गंगा जानकी, दुर्गा और आश्रयदाता राजाओं की स्तुति, ये सारे उसमें विद्यापति के पदावली में आपको मिल जाएगा। यानी इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, विद्यापति के पदों की विशेषता क्या है? बताइए क्या विशेषता है? विद्यापति के पदों की विशेषता क्या है? सबसे ज्यादा विशेषता अगर देखा जाए तो क्या है? संगीतात्मकता है। मिथिला में आज भी विद्यापति के पदों को गाया जाता है, उसमें क्या है? आप देखेंगे संगीतात्मकता है। ठीक है,
क्या है? तो संगीतात्मकता है। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है? विद्यापति को। किसको कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? यह भी पढ़ाया गया है। आप देखेंगे जब विद्यापति के पदावली को पढ़ेंगे उसमें श्रृंगारिकता का समावेश ज्यादा है। किसका है? श्रृंगारिकता का समावेश ज्यादा है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? कौन बताएगा? पंडित हरिमिश्र था विद्यापति के गुरु का नाम। ठीक है, पंडित हरिमिश्र विद्यापति के गुरु का नाम है। विद्यापति ने कितने भाषाओं में रचना की है? विद्यापति ने कितनी भाषाओं में रचना की है? तो आप देखेंगे संस्कृत में भी उनकी रचना मिलती है, अवहट्ट में भी मिलती है। जो कीर्तिलता का है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में है। और देखेंगे आप जो मैथिली में आप देखेंगे पदावली क्या है? मैथिली भाषा में है। संस्कृत की भी भाषाएं इनकी मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या होगा? उपर्युक्त सभी है। यानी संस्कृत में भी उनकी भाषा में रचनाएं मिलेंगी, पदावली में भी मिलेंगी और मैथिली में भी उनकी भाषाओं का भाषा की रचना उनकी मिलेगी। ठीक है। विद्यापति किनके दरबारी कवि थे? बताइए, विद्यापति किनके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। मैथिली कोकिल उपनाम किस कवि को मिला? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। विद्यापति को ही मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? तो विद्यापति को। मिथिला में बहुत ही अच्छे गीत आज भी गाए जाते हैं, इसलिए वो कोकिल क्या है? एक तरह से कोयल है, और कोयल की आवाज क्या होती है? मीठी होती है जब वो गाती है। तो बिहार के जो मिथिला प्रदेश है उसमें भी बहुत ही सुरीली तरीके से विद्यापति के पदों को गाया जाता है। इसलिए उनकी जो उपाधि उनको मिली है विद्या कोकिल, ठीक है, मैथिल कोकिल के नाम से दिया गया है। अमीर खुसरो का व्यक्तित्व एवं कृतित्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो के व्यक्तित्व, जो आपको अमीर खुसरो को मैंने पढ़ाया, अमीर खुसरो के जो पुस्तक का संपादन है वो किसने किया है? अमीर खुसरो का जो पुस्तक है उसका संपादन किसने किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं, परमानंद पंचाल। किसने किया है? परमानंद पंचाल ने विद्यापति का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पुस्तक, जो आपके पाठ्यक्रम में लगा है, बहुत से बच्चे इस पुस्तक को देखे भी नहीं होंगे, जाने भी नहीं होंगे, और वह बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है पास आउट भी कर लेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, अमीर खुसरो का व्यक्तित्व एवं कृतित्व किसकी पुस्तक है, यह आपको जानना चाहिए। ठीक है, आपका सिलेबस का यह पुस्तक है। विद्यापति पदावली नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? विद्यापति पदावली जो है उसका संपादन किसने किया? तो आपने पढ़ा है राम वृक्ष बेनीपुरी। अब ये राम वृक्ष बेनीपुरी भी बिहार के ही हैं, और जिस प्रदेश में के प्रसिद्ध कवि रहते हैं वहां का कोई ऐसा कवि तो जरूर होता है जो उनके बारे में विशेष रुचि रखता है, पढ़ता है, जानता है। तो आप देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं वह भी बिहार के हैं, और विद्यापति भी बिहार के हैं। ठीक है, बिहार में मिथिला के हैं। कहाँ के हैं? तो मिथिला के हैं। इसलिए आप देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी ने इनको अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना, और उसके बाद इन पर एक पुस्तक भी इन्होंने निकाली। ठीक है, अमीर खुसरो को तोता
हिंदी की उपाधि किसने दी है? तो आपने पढ़ा भी था, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद की उपाधि दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उर्स महल में पहली बार जयंती खुसरो की कब मनाई गई थी? उर्स महल में पहली बार जो जयंती मनाई गई थी खुसरो की कब मनाई गई थी? तो आप देखेंगे 1966 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? बहुत ही कंफ्यूज करने वाला भी है और बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ये बड़े बड़े परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और आपको जानना चाहिए कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? पटियाली, ना का पटियाला। ठीक है, पटियाला नहीं, पटियाली लगाइएगा। पटियाली और पटियाला में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहाँ विद्यापति कहाँ हुए हैं? पटियाली में उनका जन्म हुआ है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? यह आप सभी लोगों को पता होगा, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है? तो निजामुद्दीन औलिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो किस भाषा के महान कवि हैं? अमीर खुसरो देखिए, ब्रज भी आता था उनको, अरबी भी आती थी, हिंदी भी आता था, लेकिन पूछा जा रहा है किस महान कवि के रूप में? तो अमीर खुसरो को महान कवि के रूप में फारसी भाषा में जाना जाता है। हिंदी तो उन्होंने लिखा है, हिंदी अरबी फारसी मिक्स भाषा का उन्होंने अपने, आप देखेंगे जो भी पढ़ते हैं उनकी लोग, जो भी आप उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, उनके पदों को पढ़ते हैं, तो उसमें सारी भाषाओं का मिक्सअप होता है। ठीक है, लेकिन किस भाषा पूछा जा रहा है, अमीर खुसरो किस भाषा के महान कवि थे? तो क्या बताएंगे आप लोग? फारसी भाषा के। ठीक है, फारसी भाषा के महान कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, चकवा चकवी दो जने उनको मारे ना कोई। देखिए, इस तरह के प्रश्न अगर आपके जो सिलेबस में पद लगाए गए हैं तो एक बार पद को जरूर पढ़ेंगे आप। पद को आपको पढ़ाया भी गया है, एक बार सुन भी लेंगे, अगर आंखों से एक बार देख भी लेंगे तो भी समझ जाएंगे कि यह पद गोरखनाथ का है, कि विद्यापति का है, कि कबीर का है, कि सूर का है, कि तुलसी का है, कि जायसी का है, कि केशव का है, कि घनानंद का है। अगर आपको पद पढ़ाया गया है, आपने वीडियो को देखा है, तो किसी का भी इस तरह से एक पद दे देता है और पूछा जाता है कि किनका पद है। ठीक है, अब मैं सारे पद को यहाँ पे प्रैक्टिस तो करा नहीं सकती हूँ, लेकिन एक नमूने के तौर पे आपको बता रही हूँ कि प्रश्न में जाने से पहले आप तैयारी को कैसे अपने दुरुस्त करें और अपनी तैयारी आप कैसे रखें, तैयारी होती कैसी है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये मैं बता रही हूँ कि इस तरह से आप पदों को देखेंगे कि कोई एक ऐसा पद उठा करके दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि किनका पद है। तो जैसे कि मैंने ये उदाहरण के तौर पे आपसे कहा है, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक आइडिया आपको बताया जा रहा है पढ़ने का कि आप कैसे पढ़े, कैसे स्टडी करें और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न दिया जाता है कि चकवा चकवी दो जने उनको मारे न कोई, यह पंक्ति है, यानी किसकी पंक्ति है? तो अमीर खुसरो की है। किसकी पंक्ति है? तो अमीर खुसरो की है। ठीक है, आपको सारे पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां पे दिया हुआ है। गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, खुसरो ने ये कब लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह प्रश्न कब लिखा गया? तो निजामुद्दीन औलिया उनके जो गुरु थे, उनकी मृत्यु पर शोक मग्न होकर लिखा। आपको पढ़ाया भी गया था कि वह अपने गुरु से इतना प्रेम करते थे कि इतने शोक में मग्न हो गए थे कि कुछ दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो गई और उनकी भी समाधि उनके गुरु के बगल में ही
बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की रचना है, कौन बताएगा? साहित्यिक स्वरूप की भी रचना है, लोक रुचि की भी रचना है, लोक रंजन की भी रचना है। जितनी भी उन्होंने कहावतें कही हैं, जितनी भी उक्तियां कही हैं, वो लोक रंजन के रूप में भी हैं और साहित्यिक रूप में भी मिल जाएगा और खलिक बारी कोश भी मिल जाएगा। ये सारी रचनाएं हैं, इसलिए मैंने ऐसा रखा है ताकि आपको प्रश्न किसी भी तरह से में बने, ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह का, तो प्रश्नों को आप समझे कि अमीर खुसरो ने क्या क्या, लोक रंजन की भी रचनाएं की, साहित्यिक स्वरूप की भी रचनाएं की उन्होंने, और खलिकबारी भी उनका एक तरह से कोश है। खलिकबारी जो क्या है, यह एक तरह से कोश है। ठीक है, खलिकबारी क्या है? एक कोशात्मक रचना है। कोश क्या होता है? जैसे शब्दकोश को आप पढ़ते हैं ना, उसी तरह से आप देखेंगे खलिकबारी भी एक ऐसी रचना अमीर खुसरो ने कोश के रूप में लिखा। जब भी आप देखेंगे कि बाहर से लोग विदेशों से भारत में व्यापार करने आते थे, तो यहाँ की भाषा को नहीं समझते थे, इसलिए आप देखेंगे फारसी और हिंदी का मिक्सअप कोश है। इसके हिंदी का क्या है, एक तरह से आप देखेंगे कि हिंदी का जो है भाषा का परिवर्तन है, यानी फारसी भाषा का हिंदी रूप, हिंदी भाषा का फारसी रूप दिया गया है, ताकि इस तरह से ये व्यापार करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचना खलिकबारी में कितने शेर हैं टोटल? अब देखेंगे, प्रश्न है कि जो खलिकबारी है उसमें एक तरह से कोश है, उसमें शेर भी है। ठीक है, यानी कौन सा शेर? वो जंगल वाला शेर नहीं है, कहने वाला शेर है। ठीक है, तो टोटल शेर इसमें कितने हैं? तो 215। कितने हैं? 215 टोटल इसमें शेर हैं। कबीर का जन्म कब माना जाता है? यह आप लोगों के लिए बहुत ही इजी प्रश्न होगा मुझे लगता है, और इसी तरह से आप अन्य कवियों के को जन्म के बारे में आपको पढ़ाया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। जितने भी कवि हैं, चाहे वह तुलसी हो गए, चाहे कबीर हो गए, चाहे जायसी हो गए, चाहे गोरखनाथ हो गए, चाहे वह केशव हो गए, चाहे घनानंद हो गए, चाहे बिहारी हो गए, चाहे वह क्यों ना भूषण हो गए, जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है, एक बार अपने आप नोटबुक में आप सबका डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु को देख ले कि कब जन्म हुई है, कब उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसलिए आपको गाइडलाइन जरूर कर दूंगी कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, परीक्षा आपकी नजदीक है, तो एक बार अपने जो आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है, आप उसका अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म माना जाता है। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? कबीर ग्रंथावली जो आपने पढ़ा, उसके संपादक कौन है? तो श्याम सुंदर दास है। कौन है? श्याम सुंदर दास। संपादक एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, जो पुस्तक आपके सिलेबस में लगा हुआ है, उसका संपादन किसने किया है, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रश्न उससे रिलेटेड है, तो प्रश्न वहां से भी बन सकता है। गुरुदेव को अंग किनके महत्व को स्वीकारा गया है? कितने नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, किनके किनके महत्व को स्वीकारा गया है? तो जाहिर सी बात है, गुरुदेव के अंग में है तो गुरु के ही महत्व को स्वीकारा गया है। किसके महत्व को? तो गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है, दुल्हनी गावो मंगल चार, जो आपने पद पढ़ा है, आपको पढ़ाया भी गया है, प्रश्न पूछ रहा है किस प्रकार के राग हैं। जितने आप देखेंगे कबीर ग्रंथावली में जितने भी पद हैं, सबका एक राग है। उस राग का क्या नाम है जो आपने ये पद पढ़ा है? प्रश्न यहाँ से मैंने लिया है,
आप देखिए, सोचिए प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है, क्योंकि आप अगर हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ के आप एक बार जाएंगे। तो राग, राग गौड़ी है, क्या है? राग गौड़ी, ये इस तरह का नाम है जो दुल्हिन गावहु मंगल चार में है। कबीर के गुरु का क्या नाम है? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद है। ठीक है, कबीर के गुरु का क्या नाम है? रामानंद है। और इसी परंपरा में आप देखेंगे तुलसीदास के भी गुरु आते हैं, होते हैं, लेकिन उनके गुरु का नाम क्या है? नरहरि। ठीक है, नरहरि नाम है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके वहां उत्सव रूप में है। ये बात बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये काम भाव जब पढ़ते हैं आप विद्यापति को, आप देखेंगे विद्यापति के जो नायिकाएं हैं, चाहे सूर्य की नायिकाओं में क्या अंतर है। जो विद्यापति की गोपियां हैं, सूर्य की गोपियां हैं और नंददास की गोपियां हैं, क्योंकि आप देखेंगे तीनों में ही वियोग दशा का वर्णन मिलता है। तो आप देखेंगे कि जो सूर्य की जो गोपियां हैं बहुत ही भावुक हैं, और नंददास की जो गोपियां हैं, आपने नहीं पढ़ा है, जो मैं जानती हूँ आपको बता रही हूँ, वो तर्क वितर्क करती हैं। लेकिन आप आएंगे विद्यापति के वहां, तो यहाँ पे जो गोपियां हैं, यहाँ पे जो नायिका है, उसमें ज्यादा आपकर के श्रृंगारिकता मिलती है। इसी को ध्यान में रखकर काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके वहां उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने यह प्रसिद्ध पंक्ति कही है। ठीक है, किसने कहा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य के पात्र हैं? पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। आपको पढ़ाया गया है, तो एक बार जरूर देखेंगे। मैं बार बार आप सभी से कह रही हूँ कि एक बार पीडीएफ जो आपको उपलब्ध कराई गई है, एक नजर जरूर आप मन से ध्यान से देख के जाएंगे, तो प्रश्न आप गलती करके नहीं आएंगे। ठीक है, राघव चेतन में किस किस सूफी काव्य की पात्र हैं? ये किस किस नहीं होगा, बस एक ही होगा, ये मिसप्रिंट गलत टाइप हो गया है। राघव चेतन किसके हैं? तो पद्मावत के हैं। और कौन है? राजा रत्नसेन है, पद्मावती है, नागमती है, हीरामन है, अलाउद्दीन है। ये सारे क्या है? ये मैंने आपको पढ़ाया है। और किसके कौन प्रतीक है, यह भी मैंने आपको पढ़ाया है। यह आपके पीडीएफ में उपलब्ध है। ठीक है, ये आपके सामने इस तरह के नमूना है, पेश किया गया है, एक तरह से सैंपल है। प्रश्न ऐसे ही आएंगे, जितना भी आपको पढ़ाया गया है, एक एक पीडीएफ को आप समझ समझ के देख करके पढ़ के जाएंगे। प्रश्न ऐसे ही बनाते हैं। फिर मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चन के साथ। मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। हमारा ये प्रयास है, आपके हित में हम काम करते हैं, और आपका हित हो, आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, आप अच्छे नंबर लेके आए, हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।